So, hello everyone. This is the most important question series of Indian polity, and मैंने ये डिसाइड किया है कि every Sunday we will bring this MCQ series, and I will inform the portion of the upcoming test in the previous Monday. यानी कि जो नेक्स्ट संडे होने वाला है उसका पोर्शन मैं आप लोगों को मंडे को यानी कि उसके पहले मैं बताऊंगा। यानी कि मंडे को आप लोगों को जो है टेस्ट का पोर्शन मिल जाएगा और उसके बाद you have 6 weeks, not 6 weeks, 6 days to prepare for the Sunday's test. ठीक है। So one more thing about the EPFO series, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया है। द रीज़न इज थोड़ी तबीयत की इशू थी, बट सिंस now this is resolved, then we can bring this EPFO series again. So tomorrow onwards you will get the lecture on time. ठीक है। बात करते हैं इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। तो आज ये हमारा पहला फर्स्ट पॉलिटी सीरीज है। ऐसे एवरी संडे आई विल ट्राई टू ब्रिंग एवरी पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। हर भी जीएस सब्जेक्ट, जितने भी जीएस सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स ऑल्सो, एंड इसके अलावा जो बेसिकली दैट इज जियोग्राफी, this all subjects I will try to cover up, and इससे होगा क्या कि you will get a very good clarity of the prelims for the prelims 2026. So now, without wasting any more time, let's start the Indian polity most important question series. So our first question is this: which of the following statements best define American Federation? One more thing, I will give you I will not give you some time or कुछ time to think. मैं क्या करूँगा, just I will say that please pause the video, read the questions, read the answers, and then think for just 30 seconds, 1 minute, as you wish, and then you will answer me the answers. So which of the following statements best define American Federation? So an indestructible union of destructible states, an indestructible union of indestructible states, a destructible union of indestructible states, an indestructible union of destructible states. So you can also comment down your answer in the comment section. Otherwise, आप एक काम कीजिए, sit down with your pen and paper and write down the answers before, जब मतलब मेरे बोलने से पहले you write those answers and then match with the answers. Okay, that will give you a check on how much you have regained or how much you have gained your knowledge. So आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। सो ए डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले मैं कुछ ब्रीफ दे देता हूँ। इंडिया इज ए यूनियन। सिंस वी नो इंडिया इज ए यूनियन, हाउ वी नो इंडिया इज यूनियन? फ्रॉम आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. Union is simply means two things. Union means, first of all, the states are not destructible. That means, no, sorry, I'm sorry. States are not allowed to leave the union. States are not allowed to leave the union. ठीक है। और दूसरी चीज, यूनियन ये रेफर करती है कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। दे आर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से आकर फेडरेशन बनाया उन्होंने। इंडिया का यूनियन रखने का कारण ये था कि बी आर अम्बेडकर को ये दिखाना था कि यस, इंडिया हैज, ऑल्दो इंडिया हैविंग सम फेडरल प्रोविजंस, बट इंडियन स्टेट इज नॉट ए मैटर ऑफ द अमेलगमेशन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ऑलरेडी स्टेट्स जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और स्टेट्स जो बनाए गए हैं दे आर जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स जो है वो बनाए गए हैं, नॉट फॉर दी, उनका कोई वजूद नहीं है। इनफैक्ट आर्टिकल 3 में साफ साफ लिखा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड और वी कैन से चेंज द स्टेट बाउंड्रीज, ऑल्टर द बाउंड्रीज। एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ दिया, एक नया स्टेट बना दिया, कुछ एरियाज अलग अलग स्टेट से निकाल के एक नया स्टेट बना दिया, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अलग कर दिया, नाम चेंज कर दिया, ऑल्टर द नेम्स। सो आर्टिकल 3 गिव्स पार्लियामेंट सुप्रीम पावर टू डू एनीथिंग दे वांट, एंड इसके लिए आर्टिकल 368 का यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ये सिंपल मेजोरिटी से पॉसिबल है। सिंपल मेजोरिटी मीन्स सिंपली जस्ट 50% +1। सिंपल मेजोरिटी से जो है ये पॉसिबल है स्टेट्स का नाम बदलना।
इसलिए इंडिया को जो है बेसिकली ए इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है इंडिया के लिए। बट यहाँ पर पूछा गया है अमेरिकन फेडरेशन के बारे में। तो अमेरिकन फेडरेशन के बारे में थोड़ा बता दूं कि अर्लियर देयर वर 13 कॉन्फेडरेसीज, 13 कॉलोनीज थी। इन सभी ने आकर मिलकर एक कॉन्फेडरेसी बनाई। दे फॉर्म्ड ए कॉन्फेडरेसी एंड दीज कॉन्फेडरेसीज ग्रेजुअली विद टाइम दे फॉर्म फेडरेशन। इन्होंने फेडरेशन बनाया एंड नाउ करेंटली देयर आर 50 फेडरल स्टेट्स इन दी अमेरिकन फेडरेशन। सो द अमेरिकन का केस में क्या है, अमेरिका का केस में जो यूनियन है वो तो इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट्स जो है वो भी इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसका मतलब स्टेट्स को भी डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट अगर प्रेसिडेंट खुद चाहे तो भी स्टेट्स को जो है वो उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर नहीं कर सकते या उसको बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो फॉर अमेरिकन फेडरेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एन indestructible यूनियन ऑफ indestructible states. Understood? So second question, consider the following statements. How many consider the following, ये कुछ subjects दिए हुए हैं and you have to tell that how many above mentioned subjects are specifically listed in the union list of the 7th schedule of the Indian Constitution. 7th schedule में कौन कौन से subjects mentioned है ये आपको बताना है. So pause the video and answer this question. So I hope आपने कुछ आंसर किया होगा. First let me tell you that banking and ports, these are the only subjects in this whole option. Union में सिर्फ और सिर्फ दो subjects हैं, banking and ports, that is only two. बाकी के क्या है, बाकी जो एग्रीकल्चर एंड पुलिस, दीज आर नॉट द स्टेट सब्जेक्ट, दीज आर नॉट द यूनियन सब्जेक्ट, दीज आर स्टेट सब्जेक्ट. तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट 3 सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट आर फॉर यूनियन सेंटर, स्टेट लिस्ट आर फॉर सेंटर एंड स्टेट, एंड फॉर कंकरेंट लिस्ट आर फॉर जिसमें कि दोनों जो है वो लॉज बना सकते हैं. सो एग्रीकल्चर एंड पुलिस दे आर अंडर द स्टेट सब्जेक्ट, यानी स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर एंड पुलिस के लिए लॉ जो है वो बनाती है. एंड लाइक फॉर एग्जांपल बहुत बार आरोप ये लगता है कि ममता बनर्जी अपनी पुलिस फोर्सेस का गलत इस्तेमाल करती है. सो हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई पुलिस इज अंडर दी स्टेट गवर्नमेंट. ओनली ऑल इंडिया सर्विसेज इज एन एक्सेप्शन. ऑल इंडिया सर्विसेज की एक खास बात क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS, you will be IPS and or IFS. These three Indian all India service, these Indian services, these are all India service. That means that they are appointed by the center. ये सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं, लेकिन ये काम कहाँ पे करते हैं, they work in the state, they work in the under the state governments. तो ये सब एक्सेप्शन है, बाद बाकी जो चीजें हैं वो स्टेट कंट्रोल करती है. सो बेसिकली in these options agriculture and police are the state subjects. Trade unions, these are the concurrent. Concurrent means दोनों यूनियन एंड स्टेट दोनों जो है वो इस पर लॉज बना सकती है. बट इफ यूनियन एंड स्टेट सब्जेक्ट्स क्लैशेस, या फिर उनके जो इंटरेस्ट है वो क्लैश करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यूनियन विल गेट दी एज. यूनियन को जो है वो सुप्रीम माना जाएगा, यूनियन विल गेट दी एज, स्टेट को नहीं मिलेगा कुछ. ठीक है. और चौथा जो है साइबर लॉज. तो जब 7th शेड्यूल बनाया गया था तो 7th शेड्यूल के समय साइबर लॉज नहीं था. तो साइबर लॉज जो है वो ना यूनियन में आते हैं, ना स्टेट्स में आते हैं, ना कंकरेंट में आते हैं. इट कम्स अंडर रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, या रेसिडुअरी लिस्ट में आते हैं, रेसिडुअरी लिस्ट. और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स जो है वो किसके अंडर में है, यूनियन के अंडर में. सो ऑल्दो यूनियन के अंडर में ये भी है, यूनियन के अंडर में ये बैंकिंग एंड पोर्ट्स भी है, बट यूनियन लिस्ट के अंडर में ये नहीं है. सेंट्रल लिस्ट के अंदर में ये जो है सिर्फ बैंकिंग एंड पोर्ट्स हैं, ऑल्दो साइबर लॉज आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द यूनियन. अंडरस्टूड? सो ओनली ऑप्शन 2 is correct, means only 2 is correct. Option number A is correct. Now the third statement. Consider the following statements regarding acquisition of Indian citizenship through naturalization. Naturalization process पूछ रहा है, ठीक है, जनरल नहीं पूछा है, naturalization mention किया हुआ है. So if the applicant is not a subject or citizen, अच्छा, which of the aforementioned qualifications does the central government consider when granting a certificate of naturalization to any individual who is not an illegal migrant? अगर illegal migrant नहीं है तो उस केस में कौन से क्वालिफिकेशंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर करेगी जब उसे आपको सिटीजनशिप देनी है इन दी फॉर्म ऑफ नेचुरलाइजेशन. सो फर्स्ट, इफ द एप्लीकेंट इज नॉट ए सब्जेक्ट or citizen of any country that restricts Indians from becoming subjects or citizens through naturalization. So yes, this is correct.
एप्लीकेंट जो है वो उस देश का बेसिकली सिटीजन नहीं होना चाहिए। एंड तक जिस देश में इंडियन सिटीजन्स को बेसिकली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, यानी कि इंडियंस को नेचुरलाइजेशन के थ्रू वहाँ पर जो है वो सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। अगर वैसे कंट्री में अगर वो है, देन इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। Second, if the applicant is a citizen of another country, they commit or to renounce that citizenship upon acceptance of their application for Indian citizenship। 100% करेक्ट। एप्लीकेशन देने के बाद जो है वो बेसिकली उन्हें जो है वो अपना सिटीजनशिप जो है वो छोड़ना पड़ता है। सो yes, both of them are correct। Now question number 4, this question is easy one, but बहुत सारे लोग जो है इसमें फंस जाते हैं। How many of the following are the features of parliamentary form of government? Parliamentary form of government के features पूछ रहा है, ध्यान से। There are two forms of government, parliamentary form of government and presidential form of government। Parliamentary form of government, presidential form of government यहाँ बताने के लिए अभी उतना ज़्यादा समय नहीं है, पर that will be in the अपकमिंग सेशंस। तो मैं इस पे सेशन लेके आऊँगा, that then we will discuss in more details, but थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे अभी भी। Dual executive, single membership, separation of powers and collective responsibility। So कौन कौन से फीचर्स हैं, तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डुअल एग्जीक्यूटिव की। क्या डुअल एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? सो यस, देयर आर डुअल एग्जीक्यूटिव्स। व्हाट आर द डुअल एग्जीक्यूटिव्स? देयर आर बेसिकली ए डी ज्यूरे executive and there is a de facto। So basically there is a nominal head and there will be a real head। So dual executive यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सिंगल मेंबरशिप, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंगल मेंबरशिप है? नहीं, सिंगल मेंबरशिप जो है वो नहीं है। सिंगल मेंबरशिप जो है वो किस में होती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है, ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है? बिल्कुल नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है? यस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर सिंस एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर। दैट मीन्स दैट जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो सभी जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं, देन ऑटोमेटिकली दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन। तो जो कहावत है, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक्स एंड स्विम्स विद द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को हमें मिलती है। सो ओनली टू इज करेक्ट। सो फर्स्ट, डुअल एग्जीक्यूटिव एंड collective responsibility are only features of the parliamentary form of government। Fifth number, which of the following can be considered to be the reasons for adopting a parliamentary system in India? क्या कारण थे जिसके कारण इंडिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करना पड़ा? लॉजिकल क्वेश्चन। फर्स्ट वन, फेमिलियरिटी विद द सिस्टम। तो फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, ऑब्वियसली फेमिलियरिटी विद द सिस्टम में मतलब क्या है कि सिंस for more than 150 years Britishers are ruling directly or indirectly, either through company rule or through the British government directly। So for more than 150 years हम लोगों ने जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को काफी करीब से देखा है। इनफैक्ट अवर नेशनल लीडर्स, इनफैक्ट जो भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे वो सभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में ही जो है वो उन्होंने जो है अपना वर्चस्व बनाया। सो दैट्स व्हाई वी आर फेमिलियर विद दिस सिस्टम फ्रॉम अराउंड 150 years। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो या फिर कोई और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो हमारे लिए काफी नया रहता। सो दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। सेकंड इज प्रेफरेंस फॉर इंक्रीज्ड रिस्पांसिबिलिटी। इज दिस so? Yes, in parliamentary form of government there is a increased responsibility as compared to presidential form of government। presidential form of government की comparison में parliamentary में responsibility ज़्यादा कैसे है? because the elected member of parliaments they इन्हीं में से जो है किन्हीं को चुन लिया जाता है as a executive, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द legislature। So that's why there is an increased responsibility in the parliamentary system। And third, there is a need to prevent conflicts between the legislature and the executive। So yes, legislature and executive में ज़्यादातर conflict जो है वो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में देयर इज कॉन्फ्लिक्ट तो होते हैं बट देयर आर लेस कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
there are some member of parliament, they are also responsible for the government, or we can say they are also the government. And that's why some council of ministers or executive, they are also responsible for MP होने के साथ साथ they are also ministers. So that's why if they are sitting in the member of parliament, they acts as the legislatures, and when they when they form the policies, or we can say they execute the policies in the council of ministers, they are acting as the executive. सो दैट्स वाई यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि वही मेंबर्स दोनों जगह है. सो दैट्स वाई ऑल द थ्री आर करेक्ट. 1 2 3 ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. Next is sixth. With reference to Indian and British model of the parliamentary system, consider the following statements. So India has a republican system while British have a monarchical system. So this is easy question. First statement तो काफी easy है. Solve आप सभी जानते हैं. India जो है, this is republican system, that is head of the state will be elected, and in British they have monarchical system, that is head of the state will be hereditary, not elected. Second is both Britain and India have a system of legal responsibility of the minister. This statement is actually wrong. In Britain, there is a system of legal responsibility of the minister. Legal responsibility of the minister means कि यहाँ वहाँ पर जो basically member of parliament है, they have some legal responsibility. वो वहाँ पर जो है एक collective document जो है वो sign करते हैं वहाँ पे, and that's why this system, but although this system is not in India, ये इंडिया में ये system जो है ये apply नहीं होता है. In Britain, this system applies. So this statement become false. So only first statement is correct. So option A is correct. Also remember one more thing कि in exams you have to do smart guess. Somewhere in the exams what you have to do, कभी कभी options जो है वो आपको नहीं समझ आएंगे. जैसे like for example system of legal responsibility, some of you might not get it कि मुझे ये नहीं पता. Obviously किसी को नहीं पता. Why? Because in polity, in Indian polity we don't read all these. So that's why think wisely that if in Indian polity, since you have read Lakshmi Kant, you have read the basically the Bear Acts, you have read Didi Basu, and even if you don't get these type of thing, that system of legal responsibility, this simply means that India do not have this system. So you can do a smart guesswork and you can get easily uh, good marks as compared to others. ठीक है, तो हर जगह पे रटने से अच्छा है कि कुछ जगह पे स्मार्ट वर्क जो है वो करना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग यू कैन नॉट रिमाइंड, एवरीथिंग यू कैन नॉट रिकॉल, एवरीथिंग इन द एग्जाम, एवरीथिंग यू कैन नॉट रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम. ठीक है, so that's why smart guess is always necessary. Next is with reference to parliamentary system, which of the following is not correct? So ministers are members of both the legislature and executive in the system. Is this correct? Yes, definitely. The member of parliament, they are the member of parliament. Some of the member of parliament, they are appointed as the executive, as in the form of council of ministers, and these ministers are members of both of them. So when they sit in the legislature, they make laws, and when they sit in the executive, they implement these laws. The lower house of the parliament can be dissolved by the president on the recommendations of the prime minister. Obviously, in presidential form of government, this is not done. Uh, President cannot dissolve the house, but in prime ministerial form of government or parliamentary system, the prime minister has a power that they can recommend the president to summon the house, prorogue the house, they can even dissolve the house, and ये सभी जो है वो रिकमेंडेशन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रेसिडेंट जस्ट डू इट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. Although because prime minister and council of ministers तो सारे जो officers हैं, they always work for president. President is the head of the state, तो सभी ministers they work for the president. ठीक है, so technically देखा जाए, not practically but technically they all work for the president, and president is the uh, main man in the parliamentary system also. ठीक है, बस अंतर यही कि we have given no powers, or in a theory we have given, but in practicality there are no powers. तो यहाँ रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से वो करना ही पड़ेगा. The ministers are collectively responsible to the parliament. So obviously these ministers are collectively responsible to the parliament because they are also the member of parliamentarians, not unlike the United States. United States, the president as well as the vice president and the secretaries of all the departments, they are not responsible for the Congress or the legislature. This system provides a stable government. This is incorrect. So this is not correct. Not correct पूछा है, so obviously option number D is not correct.
Next statement, next question, which of the following are the merits of the parliamentary system? So responsible government, wide representation, government by amateurs, and prevents despotism. So first of all, you can easily eliminate this. आराम से eliminate कर सकते हैं कि merits क्या क्या है, what are the merits. So responsible government, yes, we all know that कि parliamentary system is known for their responsible government. So yes, obviously यहाँ तो eliminate हो नहीं रहा है because सब में one है. Let's see wide representation. वाइड रिप्रेजेंटेशन, यस, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, दोज हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर ओनली दी मिनिस्टर्स. So the ministers are indirectly, they are also representatives, and the member of parliaments are also representatives. So in fact there is a very wide representation as compared to the presidential system, because presidential system में the basically the executive are not basically representation of anyone. ठीक है. So this is also correct. So you can basically eliminate this two. This two will not be there. Government by amateurs. Now you can eliminate. Option number 4 is there also. Option number 4 is here also. So option number 4 is automatically true. Prevents despotism. Yes, prevents despotism का मतलब है कि there are high chances that presidential form of government, in presidential form of government, the president can become a dictator, and there are various instances also, in various instances of the Russia, in various instances of the Belarus, बहुत सारे instances we can get from Africa. So प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रेसिडेंट डिक्टेटर जो है वो बन जाए, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिस्पोटिज्म जो है वो चांसेस जो है उसकी कम है. सो दैट्स वाई it says that it prevents despotism. So obviously this is true. Now the points here is option number 3, government by amateurs. amateurs का मतलब क्या होता है? amateurs का मतलब होता है किसी को उस फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है. So if there is person in the defense as a defense minister, so that defense minister is having a knowledge of the, basically a good knowledge of the defense equipments, good knowledge of the maneuvering, good knowledge of the defense tactics, good knowledge of the war, good knowledge of the skills of the defense. So ये सब चीजें जो है that is called government by amateurs. क्या ऐसा parliamentary system में है? So obviously not. parliamentary system में the defense minister or any minister, home minister, textile minister is not very good at its own department. ठीक है. So उनको जरूरी नहीं है कि सभी चीजें जो है वो बताओ. limitations हैं क्योंकि because the prime minister has to choose the ministers from these MPs only. इसके बाहर से वो चूज नहीं कर सकते. इसके बाहर से इन द सेंस कि जो इलेक्टेड नहीं है उसे चूज जो है वो नहीं कर सकते. टेक्निकली दे कैन डू इट फॉर 6 months, they can do it, but this cannot be done in a large scale, because they will obviously revolt. MPs ही खुद revolt कर जाएंगे कि we have been elected and why you are giving the ministries to these people who are not elected. So that's why government by amateurs is not the merit of the parliamentary system. ये merit नहीं है, ये basically इसके कोई ये जरूरी नहीं है. So option number 3 will be wrong. So option number D will be wrong and option number B will be correct. Now talking about question number 9, consider the following statements regarding the features of the presidential system of the government. Presidential के बारे में बताना है. So the president can dissolve the House of Representatives, the lower house of the Congress, like parliamentary system. Yes, definitely. Can we say that the president can dissolve the House of Representatives? Obviously not. Presidential system की बात की गई है, not parliamentary system. President cannot dissolve the House of Representatives, nor House of Representatives मतलब जो basically नॉर द सेनेट. सेनेट को भी नहीं कर सकते हैं, नॉर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. लोअर हाउस यानी कि पूरी की पूरी कांग्रेस को वो डिसॉल्व नहीं कर सकते. अनलाइक इन इंडिया द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द कांग्रेस, not Congress, legislature, on the recommendation of whom? On the recommendation of prime minister. But in presidential system this is not the case. So that's why this statement becomes wrong. The president and his secretaries are collectively responsible to the Congress for their acts. Yes, the president and his secretaries are collectively responsible to the Congress. क्या ये है? Collectively responsible, we have learned that it is a feature of parliamentarian form of government या parliamentary system. This is not a feature of the, not a feature of the presidential system. Presidential system में legislature, executive and judiciary में strict separation of power होता है, and that's why there are no collective responsibility between executive, legislature or judiciary.
ठीक है. The doctrine of separation of power is the basis of the presidential system. Yes, separation of power, this is true, this is the true, because doctrine of separation of power जो है ये presidential form of government का एक बहुत important feature है. This is not the feature of the parliamentary form of government. Parliamentary form of government is responsible form of government, and executive is always responsible for the legislature. So yes, this statement is correct, this statement is false. Only 3 is correct, option number D. Now, the last one, that is, with reference to the features of the parliamentary government in India, consider the following statements. So, option number one, the president plays the leadership role in the system of government. Asking about parliamentary government and how the president can play the role of leadership role. Leadership role हमेशा parliamentary system में prime minister के पास होती है, not of the president. So that's why this statement becomes wrong. It has a dual executive. The president is the nominal one and the prime minister is the real one. 100% correct. And third, the council of ministers usually belong to the same political party in the system. See, the word here is usually. अगर यहाँ पर ये word होता strictly, if there will be the word strictly, then that will be wrong. Usually belongs to the same political party, but ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई दूसरे opposition party की कोई member को council of ministers में शामिल नहीं किया जा सकता. If prime minister is allowing that, if prime minister is wanting to do that, prime minister चाहते हैं ये करना, then he can do that. He has the power. So there is no basically rules. So that's why the council of ministers usually belong to the same political system. This statement will be correct. But अगर यहाँ पर होता strictly, then it will be definitely wrong. So this will be option number B, 2 and 3. So that's all for this. And ऐसे 10 questions I will bring on every Sunday, every weekend we will do this class, because prelims is very near. Hardly we have almost 4 months: January, February, March, April, and count December also, 5 months. In 5 months we will be having around how many, around we have 4 Sundays in every a month. So we will be having 20 days, 20 days of these Sundays, roughly. It can be 21, but roughly we have 20 days, and these 20 days we will have 20 lectures of each. ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, I will try to bring 2 lectures per week. I will try to bring 2 lectures per week, but 1 lecture per week is 110% sure. I'm not taking this risk because मैं बहुत बार क्या होता है कि sometimes I uh, becomes busy in some other things. So that's why if I cannot fulfill the promise, then I will basically मुझे बहुत बुरा लगेगा. So that's why I am saying that yes, Sunday to Sunday this will be the thing, but I will try to bring 2 lectures even on Wednesday. Okay, and session will be live as well as recordings. So those who can be who can attend the live sessions, that will be very good, because I can interact with you guys. ठीक है, and recordings में basically what happens, that interaction part is not there. रिकॉर्डिंग्स में बेसिकली जो है वो सिर्फ आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर देते हो, वो भी अपने से, खुद से. तो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन द लाइव सेशन इफ पॉसिबल. ठीक है, एंड एट लास्ट, इफ दिस थिंग, अगर लोगों के बेसिकली ये लोगों के बेसिक्स जो है क्लियर है, if you have your basics clear and you want that for 2026 UPSC prelims, you want a good guidance. So that's why for those students we have this special GS batch prelims 2026, and for this we will have all the CS subjects and CSAT covered. तो इसमें सारे के सारे कवर्ड किए जाएंगे. इसके अलावा सेक्शनल एंड फुल फ्लेजेड टेस्ट विल बी देयर. Full fledged test that will be start from March, April, May. 3 months we will have full fledged test of all the GS subjects combined, and sectional test will have the sectional test. That means ancient test वो अलग होगा, medieval will be अलग, modern will be अलग. So that's why sectional and full fledged test for regular evaluation, ताकि आप जो है वो सेक्शनल यानी कि जीएस के हर एक सब्जेक्ट में ध्यान दो, और एक साथ जो है वो आपकी कितनी कंसंट्रेशन है, एक साथ जीएस का सवाल पूछेंगे तो उसमें आपको कितनी कंसंट्रेशन, यू कैन ऑल्सो इवेलुएट योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट. 1-to-1 मेंटरशिप, यस वी हैव, बहुत सारे मेंटर्स हैं हमारे पास. वंस यू जॉइन द बैच देन यू विल गेट टू नो द आइडिया. ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हमेशा जो है वो मिलेंगे, और इसके अलावा पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस जो है वो कवरेज भी आपको करवाया जाएगा. बट आई एम अगेन सेइंग दिस स्पेशल जीएस प्रीलिम्स बैच इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर बेसिक्स. यहाँ पर हम लोग बेसिक्स यानी कि फाउंडेशन नहीं कराने वाले. वी विल नॉट डू द फाउंडेशन फॉर द फाउंडेशन, that will be another batch, but this is only for the revision. So that's why we will be going very fast. यहाँ पर हम लोग जो है वो थोड़ा सा fast जाएंगे, and that's why I will not recommend this batch for foundation. But if you have done at least one reading of your all GS subjects, then you are welcome in this batch.
that will definitely 110% will help you. And इसके मैं कुछ डेमोस्ट्रेशन भी जो है वो यूट्यूब पे डालने वाला हूँ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. एंड इफ यू love like this session, then I want you guys to please spread this session to all of your friends. And that's it. Take care. Have a nice day.